जब से पाकिस्तान बना है और आज तक जो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हम कादियानी कंट्रोल पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें रत्ती-भर शक नहीं है। कायदे आज़म की कैबिनेट से लेके इमरान खान वज़ीर आज़म, इसमें अक्सरियत जो है वो बैरोक्रेट या मिलिट्री जनरल या जो भी हुकूमती सतून होते हैं ना, वो अक्सरियत भी क्या, भारी अक्सरियत वो कादियानियों पे मुश्तमिल होती है। और कादियानी जो है उनका पहली मोहब्बत जो है वो अपने कादियान से है, ना कि उस पाकिस्तान से। वो देखिए, छोटी सी बात है कि भाई वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जिसने लाहौर के सेंटर पर कब्ज़ा कर लिया था, नाजायज़ कब्ज़ा, जब पार्टीशन हुई है तो उसने रतन बाग की बिल्डिंगों पे कब्ज़ा कर लिया हुआ था। वो ये जो लाहौर का दयाल सिंह का इलाका है, ज़ाहिर है उस ज़माने में वो पोश एरियाज़ में था, तो बहरहाल वो क्या कहते हैं, बिज़नेस हब भी था और रेजिडेंशियल भी, वहाँ अच्छे खाते पीते लोग रहते थे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कब्ज़े में कर ली थी। तो पाकिस्तान की मिलिट्री में जो अफसर थे वो लगभग सभी कादियानी थे। इसमें तो बहरहाल अब कोई राज रहा नहीं है। और अगर किसी को अभी भी मुश्किल है तो मेरे इस बात को चैलेंज करके दिखाया। मैंने तो एक एक जर्नैल की, एक एक अफसर की लिस्ट बना के रखी हुई है कि वो कौन, और उनका कादियानी होना भी साबित करके रखा हुआ है। खैर, तो ये अगर पाकिस्तान की फ़ौज GHQ जो है, अगर पाकिस्तान की वफादार होती तो कश्मीर पर हमला करने की प्लानिंग वो कायदे आज़म के साथ बनाते। रतन बाग लाहौर में जाकर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन के इशारे से ना बनाते। अब तो वो भी कह रहा है, मिर्ज़ा ताहिर का बयान भी मैंने लगा दिया, वो कहता है कि भाई कश्मीर में तो सारा जहाद हमने किया था, हमारे कादियानी गए थे। जो पश्तून कबाइल, वो ज़्यादातर खोस्त वगैरह से गए थे, क्योंकि खोस्त में बहुत कादियानी है, जो अफ़गानिस्तान में है खोस्त। कुछ बन्नों वन्नों के भी थे, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा कादियानी आए थे। तो उन्होंने ही जाके कश्मीर में ये जंग वंग की थी, जो भी कुछ हुआ। और उसके ज़ाहिर है ये तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कादियानी जमात की और उसकी हिंदुस्तान की एजेंसियों की कि जी हम यहाँ आपको मौका फराम करेंगे, आप मेन स्ट्रीम कश्मीर को कुछ खुद ले लेना कुछ, हाँ इसके बदले में हमें हमारा जो कादियान है उसकी इंतज़ामिया हमारे मरज़इयों के पास रहे, जो आज तक है। ये देखें कि उसने ऐलान किया कि हमने कश्मीर के ऊपर जंग की थी, मिर्ज़ा ताहिर ने, और जब वो ऐलान के बाद हिंदुस्तान गया तो वहाँ सरकारी तौर पर उसका इस्तकबाल किया गया मिर्ज़ा ताहिर का। फिर भी अगर लोग आप नहीं समझे, अगर कोई आदमी ये कह दे कि जी मैंने कश्मीर में जंग शुरू की थी और वो हिंदुस्तान चलाए, तो हिंदुस्तान क्या करेगा उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसका सरकारी, लेकिन नहीं समझना लोगों ने, नहीं समझना। आज भी वो जी कैप्टन सरवर ने जी वहाँ जंग की और शहीद हो गया, और उसको पहला निशाने उसको मिला मरज़ई था। खैर, तो जो मसला है वो यही है कि ये रियासत पाकिस्तान जो है वो कादियानियों के तसल्लुत में रहती आई है, और अगर रविश ना बदली तो ऐसा ही लगता है कि आइंदा बहुत लंबा अरसा भी कादियानी तसल्लुत ही रहेगा। मेरी आवाज़ को तो दबा देते हैं, खुद मौलवी दबा देते हैं, मेरी बात को कहते हैं जी इसकी बात ना सुनो, ये तो पाक फ़ौज का दुश्मन है, ये गद्दार वतन है। अल्लाह यार, वतन जो है हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, उनकी जदोजहद पे, उनके खून पर, उनकी मेहनत पे हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? और फिर ये वतन इस्लाम के नाम पे लिया था, कादियान के नाम पे नहीं लिया था। सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि जो शरीके कारवां नहीं थे वो आज जनाब बने हुए हैं। वज़ीर आज़म भी उनके, जर्नैल भी उनके, बैरोक्रेट्स भी उनके, सब बड़े बड़े लोग इनके। तो बहरहाल
ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी हीरो का स्टेटस पा सके अगर वो कादियानियों की गुड बुक में नहीं है। इकबाल की बात कर लें, देखें ना, अगर वो आशिक रसूल होता तो अपने ख़ानदान के अहले जो उसके ख़ानदान थे जो मरज़ई थे उनका तो बायकॉट करता ना, वो तो उनकी खुशी में गमी में शरीक होता था। बल्कि उसने मरने से पहले अपने शेख आफ्ताब था नाम उसका, अपने भतीजे को जो है अपनी औलाद का वो बनाया जो खुला कादियानी था, जो कादियानियों की प्रीचिंग करता था। और फिर अल्लाह का देखें, अल्लाह का, ये खुदा की बातें जो है ना ये मौलवी वगैरह नहीं समझ सकते, ये बड़े पलीद लोग हैं। देखो अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया को दिखा रहा है कि जब वो इकबाल साहब जब कब्र में भी जा रहे थे तो उसकी टांगे लाता हाथ पकड़ के उसको लाहद में मरज़इयों ने डाला, जिसमें उसका बड़ा भाई भी शामिल था। चलो ये है आशिक रसूल ने कि मरज़इयों को अपनी औलाद का वो बना देते हैं, तो ठीक है, ये उनके अकायद में आशिक रसूल होगा। मेरे अकीदे के मुताबिक ऐसा शख्स आशिक रसूल नहीं है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, इसको हमने समझना है। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एक मशहूर चीज़ कर दी गई हुई है कि जी कादियानी तो बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद हैं, इन्होंने हमेशा जमहूरी कुव्वतों की सपोर्ट की, यही वजह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी मदद की, उन्होंने जनाब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, क्योंकि ये मुल्क जो है पाकिस्तान ये कादियानी प्रोपेगेंडा है और जिसके पीछे जो है वो उन्होंने अपने चीखे लगा रखे हैं, वो डिफरेंट क्या हसन निसार एंड फ्यू अदर्स कि जी ये मुल्ला मिलिट्री अलाइन है इस मुल्क में, और ये मौलवी जो है यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री हो, तो फिर जो है इनकी मौलवियों की हर चीज़ जो है कबूल होती है, क्योंकि मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो मौलवियों की तरफदार हैं वो, हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि मिलिट्री के जो सन 47 से लेके आज तक मिलिट्री का जिस मजहबी तबके के साथ लगाव इत्तेहाद हलीफ रहे हैं वो मौलवी नहीं है, वो कादियानी है। और यही वजह है कि एक या दो ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं जो गैर कादियानी थे, लेकिन वो एंटी कादियानी भी नहीं थे, मगर सब के सब मरज़ई। बाजवा के बाद भी जो आएगा वो भी मरज़ई होगा, बाजवा से पहले जो था वो भी मरज़ई था। रेल शरीफ, अजीज भट्टी का भांजा, ये सारे कहाँ के कश्मीरी हैं, अमृतसर के कश्मीरी। ये जनाब वो कादियानी होने की वजह से इनके बुजुर्गों को हांगकांग में पुलिस में भेज दिया था, वहां तबलीग भी करते थे कादियानियत की, और जॉब्स वगैरह भी इनको पुलिस वगैरह में मिली हुई थी, वो ठेकेदार जॉब्स होती थी वहाँ, अच्छी पैसा भी होता था। तो ये छोड़ दें कि पाक फौज को सलाम, ये वो नहीं, ये यार देखो इतनी यानी मुनाफकत है इस कौम के अंदर। सामने सामने देखो, जिस पाक फौज को सलाम करते हैं उसने दिन की रोशनी में 10,000 मुसलमानों को, 69 मुसलमानों को भून के रख दिया यार। हजारों की लाशें जो है बुढ़ा दरिया में फेंकाए थे यार, आज तक मिली नहीं। और अगर मैं कहता हूँ इन माचोद इन गश्ती के बच्चे हरामजादों मौलवियों को, और ताड़ी भैन नु कुत्ती दे पुत्रो, और हरामजादे हो, और मिर्जा कादियानी दे हलीफो और ओदे पार्टनर हो, दले हो, अगर तुम मुसलमान हो तो हरामजादो एक यादगार तो बना दो, 10,000 कम नहीं होते। यहाँ एक कादियानी फौजी जो है वो अगर हाथ से भी मर जाता है तो उसका मिजार बना देते हैं और लिख देते हैं कि जी ये जंग में शहीद हो गया था, पैंचो भावे हो हार्ट अटैक में मरे आए। तो ये, और यही मौलवी जाके
वो फूल भी करते हैं वहाँ पर, क्या कहते हैं जी, वो इसाले सवाब वगैरह सब कुछ करते हैं। खोल खोल के बयान कर दिया कि मरज़ई है, वो क्या मेजर अजीज़ भट्टी, ये फलाना फलाना फलाना। लेकिन जब भी इनका यौम में वो आता है मर्ग, ये वहाँ जाते हैं, वहाँ कुरान ख़वानी करते हैं, फातिहा करते हैं, ये जान कर भी कि इनके ऊपर मरज़ई होने का इल्ज़ाम है, फिर ये अपने आप को मुसलमान कहलाएं, हरामजादे। जिस मुल्क का मजहबी तबका ही काफरों के लिए साले सवाब करता फिरे, तो समझें कि मसला क्या है। गुमराही नहीं होगी तो क्या होगी। मैं बड़ी तफसील से मैंने वो बनाए हैं वीडियोस, बहुत अरसा पहले बना चुका हूँ कि देखिए जब कायदे आज़म की हुकूमत थी तो वो बराए नाम वज़ीर आज़म था। असल सारे हदायत और सारी पोस्टिंग, किसने एम्बेसडर बनना है, किसने जज बनना है, वो मिर्ज़ा महमूद अहमद के जो है वो हदायत पे होता था सब के साथ। देखिए अगेन कमिंग टू कश्मीर पॉइंट, देखिए जब कश्मीर का मसला है तो देखें ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ जंग शुरू नहीं करवाई थी, वो करवाई थी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने, जिसका इतराफ़ भी उन्होंने अपनी ज़ुबान से ख़ुद किया है, जिसके सारे कागज़ी सबूत भी मैंने सामने रख दिए हैं। तो यकीनन और यकीनन अब ये जवाब दें मुझे कि ये रियासत के अंदर रियासत कौन बनाने वाला है। ये कोई सिर्फ चंद एक मौलवी तो नहीं है। मौलवियों ने ये आर्ट जो है कादियानियों से लिया है। तो दो मुल्कों में जंग करवाने का पूरा जो क्रेडिट जाता है वो कादियानी जमात को जाता है। तो बहरहाल उसके बाद हम देखें कि जनाब ये अगरचे कायदे आज़म के वक्त से ही इनका टोटल कंट्रोल था रियासत, नई रियासत पाकिस्तान पर, लेकिन खूब से खूब तर की तलाश, इसीलिए उन्होंने 1951 में जो रावलपिंडी साजिश केस था, ये इसकी प्लानिंग भी रतन बाग में हुई थी, रबुआ में हुई थी। नया नया अभी रबुआ बन रहा था या बन चुका था। इनके दो ऑफिस से उस जमाने में एक रतन बाग था और एक रबुआ में शिफ्ट हो रहा था। तो ये पहला मार्शल लगाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जनरल अकबर वो भी कादियानी, ये फैज़ अहमद फैज़ जो शायर के तौर पर था वो भी कादियानी, ये जनरल अकबर की बीवी वो भी कादियानी, ये जनरल नज़ीर अहमद ख़ान वो कादियानी, एयर कमांडर मोहम्मद ख़ान जंजवा वाज आल्सो कादियानी, ये सज्जाद ज़हीर जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहता था कादियानी। तो इस तरह से और भी जितने, वो एक ज़फ़र पोशानी ये भी कादियानी था। जो वो मेरे ख्याल में 14 या 15 लोग मेन अक्यूज़ थे इसमें। मैंने जो अमीर तहकीक की, मुझे जो प्रूफ मिले, उसमें 12 लोग डेफिनेटली कादियानी थे, जिनका मैंने वीडियोस वगैरह में जिक्र भी कर दिया होगा। बाकी 2 नामालूम है, मैं इसलिए उनको कैसे कादियानी कहूं, लेकिन होंगे वो भी कादियानी। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि 1951 की जो थी वो मूवमेंट, जो अटेम्प्ट थी गवर्नमेंट के खिलाफ इनकलाब करने की, उसमें 92-93% जितने लोग शामिल थे वो देवर ऑल कादियानीस। तो बहरहाल इसके सारे हवाले मैंने अपनी पुरानी और रिकॉर्डिंग में, क्लिप्स में या वीडियो में दे चुका हूँ, क्योंकि ये मौजू नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तारुफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ
कि कादियानी जो हैं वो हमेशा से मिलिट्री कू की फेवर में इसलिए हैं कि फौज GHQ जो है उनका सबसे मजबूत इदारा है, सबसे इफेक्टिव इदारा है। ओके, तो इसलिए हर मार्शल जो पाकिस्तान में लगा है वो प्रो कादियानी लगा है। तो यहाँ ये मशहूर कर दिया जाता है कि कादियानी जो है वो बड़े जमहूरियत पसंद है, इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी की मदद की थी। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या पीपल्स पार्टी अकेली एक पार्टी थी कि जिसकी सपोर्ट कादियानियों ने की थी? जनाब अली इन्होंने तो जमात गैर इस्लामी की भी सपोर्ट की थी। इन्होंने तो वो मुफ्ती महमूद की पार्टी को भी सपोर्ट किया था। ये तो असगर खान की पार्टी तहरीक इस्तकलाल को भी सपोर्ट करते थे, ये वली खान को भी सपोर्ट करते थे। तो इनके बड़े अच्छे टर्म्स थे वली खान के साथ, और वली खान का वालिद के साथ मिर्जा बशीरुद्दीन की पर्सनल दोस्तियां भी थी। अलबत्ता वली खान की बीवी जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है, नसीम वली खान, वो कादियानी थी। उसका जो सारा ख़ानदान है वो मर्दान के बड़े मशहूर, क्या नाम है उसका, वो कादियानी फैमिली है। खैर, मुमकिन है यू नेवर नो, इशारे मिलते हैं, लेकिन चलो तो इन्होंने हर पार्टी की मदद की है। ये रेस के हर घोड़े पे दाम लगा देते हैं, जो जीतेगा अपना। तो ये जमहूरियत की ये फेवर नहीं करते, ये अपने मुफाद की फेवर करते हैं। सुनो हरामी, पिल्लो कुत्तो लिबरल्स, सच बात ये है। तुम ये बात करते हो, ये लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहली पीपल्स पार्टी थी, भुट्टो साहब ने तो बाद में बनाई है। ये अर्ली 50s लेट 40s में एक पार्टी बनी थी जिसमें गफ्फार खान वगैरह, वो भी, उसका नाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। फिर वो ख़त्म हो गई तो 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नई पीपल्स पार्टी बनाई, यानी वही पुराने नाम से। तो खैर, बात यह है कि ये हर एक को सपोर्ट करते हैं कि जो जीतेगा वही इनका अपना आदमी होगा। वो 1951 की जो भी कुछ हुआ, मैं इसकी यानी सीधी सी मिसाल दे देता हूँ। किसी रियासत के खिलाफ बगावत एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इसमें मुलव्वस अगर कोई पकड़ा जाए, उसके ऊपर तो अव्वल तो महीनों तशद्दुद होता है इंटेरोगेशन के नाम पर, फिर उसके बाद उनको लंबी लंबी सजाएं, बल्कि फांसियां तक दी जाती हैं। अब आप देख लें, वो इनका जफ़र पोशियानी है जिसने एक किताब लिखी है कि वो भी एक इसका रुकन था इस बगावत का, तो फौजी था, कादियानी था। इसका वो रिश्तेदार था डॉक्टर किचलू, ये अमृतसर के कश्मीरी कादियानी है। बहरहाल, तो वो अपनी किताब में खुद लिखता है कि कोई इनके ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, कोई इंटरोगेशन नहीं हुई, कोई पूछगिछ नहीं हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हालत ये है कि रियासत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में मरकजी मुल्ज़मान जो हैं उनको किस जेल में रखा जा रहा है? बच्चों की, जिसको शायद ब्रिस्टल जेल कहते हैं, बच्चों की जेल में खाने उनके आ रहे हैं जनाब। वो एक था, वो लाहौर का होटल बड़ा मशहूर, नेमत कदा, बाद में नाम कुछ पहले कुछ और था उसका, बाद में नेमत कदा नाम पड़ गया। वहाँ से गरम गरम मुर्गे मुसल्लम और ये वो खाने आते थे। और इनको जब हैदराबाद जेल में डाल दिया गया, वहाँ इनको इनकी बीवियों के साथ रहने की इजाज़त थी। पिकनिक का माहौल था वहाँ, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो रहा है, और किसी ने इनको हाथ तक नहीं लगाया।
तो वो जब अदालत का फैसला क्या है सुने, इतने संगीन जुर्म डॉक्टर जनरल नज़ीर अहमद कादियानी जो इसका हमजुल्फ था, क्या नाम है ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह का, उसको इन्होंने ये सज़ा सुनाई कि भाई तुम साजिश में शरीक पाए गए हो, तुम्हें सज़ा ये दी जाती है कि जब तक ये अदालत बर्खास्त नहीं होती तुम अपने आप को अंडर अरेस्ट समझो, जिस वक्त ये अदालत खत्म हो जाएगी देन यू आर ए फ्री मैन। लो जी, ये है, ये हाल है। लेकिन लिबरल क्या कहते हैं, वाह जी वाह वाह। तो यानी ये एक, और फिर अगेन रिपीट करता जाऊं कि मिर्ज़ा बशीर कहाँ था उस वक्त, ये गया था सिंध में, उमरकोट और एक दो इलाके हैं जहाँ जिसको अंग्रेज़ों ने अहमदिया स्टेट कहा हुआ है, वो सारे इलाके, वहाँ वेटरन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कादियानी। मंसूबाबंदी ये थी कि जैसे ही कू होएगा तो ये मिर्ज़ा ये 5-6 हज़ार जितने भी वो ट्रेन लोग हैं उनको लेके कराची पहुंच जाएंगे टू डिफेंड द रेवोल्यूशन, टू डिफेंड द कादियानी रेवोल्यूशन। बहरहाल चीज़ों को जो है ना दोबारा से तहकीक करना हमारे वक्त की ज़रूरत है कि तारीख़ को दुरुस्त किया जा सके। तारीख़ किसने लिखी? ऑफिशियल तारीख़ पाकिस्तान लिखने का ठेका भी ये लेट 60s में मेरे ख्याल में, हाँ जी लेट 60s में एक था आशिक हुसैन बटालवी, पक्का मर्ज़ई माचोत, उसको कहा कि जी तुम तारीख लिखो पाकिस्तान की। वो उसने बेस बना दी हुई है पाकिस्तान की तारीख की। अब जो भी लिखता है वो उसी रेफरेंस से लिखता है जिसमें कादियानी नुक्ता नज़र को उजागर किया जाता है बगैर नाम लिए। तो इसलिए ज़रूरत है कि दोबारा असर नो, देखो ये कोई 2000 पुरानी तारीख नहीं है, ये सिर्फ 70-75 साल की तारीख है। बेंचो दो, इसको तो सही कर लो, हजारों साल की तो तुम छोड़ ही दो। तो ये यहाँ नहीं कोई सुनता इन चीज़ों को। तो असल बात क्या है कि जनाब कादियानी वो कू कामयाब ना करवा सके, अगरचे तसल्लत इनका हुकूमत के इदारों पर बरकरार रहा, लेकिन वो कू नाकाम हो गया किसी तरह से। फिर 1958 का दौर आता है। क्या हुआ देखिए, 1951 से लेकर और 1958 तक भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कादियानी रियासत की मर्जी से, यानी कादियानी कंट्रोल रियासत की मर्जी से अमेरिका जो एक ज़ायनिस्ट स्टेट है, जो एक दजाली स्टेट है, कादियानी फौजी अफसरान, कादियानी बैरोक्रेट्स, कादियानी सियासतदान, कादियानी वो गुलाम मोहम्मद और ये जितने भी बोगरा शोगरा, ये सब के सब इन्होंने अमेरिका एक दज्जाली रियासत के साथ इत्तेहाद करके, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका जो है वो कादियानी जमात का बहुत, अमेरिका के अलावा यूरोप भी है, लेकिन क्योंकि वो बड़ी पावर बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्होंने वो शिफ्ट कर लिया बरतानिया से अमेरिका। तो ये कादियानी बैरोक्रेट थे, ये कादियानी जनरल थे, ये कादियानी सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में दे दिया। तो 1958 में फिर ज़रूरत हुई कि कहीं कोई ऐसी रेडिकल हुकूमत ना वहाँ आ जाए जो अमेरिकन ब्लॉक से बाहर निकले, क्योंकि 50s लेट 50s में जो है वो शुरू हो चुकी हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें स्पेशली मिस्र के जो जमाल नासर
और यूगोस्लाविया का मार्शल टीटू वगैरह, ये सारे इसमें शामिल थे। तो इसलिए इन्होंने कादियानी जर्नैलों से साजबाज करके तो 1958 में अयूब खान को हुकूमत में ले आए। अयूब खान के साथ सारे जर्नैल कादियानी थे, सारे बैरोक्रेट कादियानी थे, और ज़्यादातर जो वज़ीर वगैरह थे 2 या 3 को छोड़कर वो सब के सब मरज़ई थे। तो अब आप देख लें, मंजूर कादर फॉरेन मिनिस्टर वो मरज़ई, और भी बहुत सारे अपना वो नवाब कालाबाग वो मरज़ई, क्या उसका नाम है, इमरान खान का जो खालू था वो मरज़ई, और ये जनरल आज़म मरज़ई, और बहुत सारे, अब इनके क्या नाम हैं वो सबको पता है। पूरी कैबिनेट में 1 या 2 मुसलमान थे, बाकी सारे मरज़ई थे। अगरचे पाकिस्तान के अंदर ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मरज़ई जमात जो है वो जमहूरियत जमहूरियत पसंद है, जमहूरियत के लिए जो है वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। लदस कौन सी कुर्बानी दी है, अब हसन निसार आप ये भी बताए आके। आई डोंट नो यार, ये जो मुंह में आया बोल देते हैं, जो आया वो कर देते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो अब देखिए, मेरी आदत है कि मैं कोई दावा उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि उसका सबूत ना हो। ये हमारे जर्नलिस्टों को, जो नाम नहाद जर्नलिस्ट है, उनको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जब आप एक बात करते हैं तो उसका कि सबूत दें, उसका हवाला दें, ऑथेंटिक, ये नहीं कि मुंह चुकिया दे गल कर छड़ी। और वो भुट्टो को, शहीद भुट्टो को इल्ज़ाम देते हैं उसने बांग्लादेश, लेकिन खुदा की कसम मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते, नेवर। वो चूतिया एक नया वो मरज़इयों का इत्तेहादी आया हुआ है, वो क्या सड़या होया चलगोज़ा, इश्तियाक अहमद, वो ऐसे ही बहन चौथ अपने, तो ये मेरे पास, ये मेरी किताब पढ़ लें, हर चीज़ है मेरी। ओ तेरी मत पहन, तेरी किताब कोई कुरान है, और तेरी किताब कोई मुकद्दस किताब है, कुंवारी होया, तनी शर्म नहीं आती? रेफरेंस के तौर पर जो किताब है ना वो कुरान होती है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई नक्स नहीं है। इंसानी किताब को रेफरेंस के तो हम ख्याल है, ये देखें जी मैंने अपना है, लेकिन वो तू भैन चौदह इंज कहने ये देख लें मेरी किताब, जिस तरह के उसकी हैसियत किसी मुकद्दस किताब जैसी है कि उसमें जो लिखा होगा वो दुरुस्त होगा। यानी जिस आदमी को इतनी अकल नहीं है कि वो बेंच दलील अपनी किताब को बना के दे रहा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसने कहा कि जी वो मेरी तहकीक के मुताबिक के भुट्टो के वालिद को चौधरी जफर ने कहा था कि उसमें पाकिस्तान में के अंदर वो रियासत जूनागढ़ कर दो। कहाँ है तहकीक तेरी? ले आग कुआरी है भैया, शोरिया है वही बहन चौथ मुंह उठा के बातें कर देते हैं। तो जैसे अब मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनाबे अली के कादियानी जो है वो हमेशा से फौजी हुकूमतों को सपोर्ट करते आए हैं, आमराना हुकूमतों को। वजह क्या है कि फौज एक इनका अपना सबसे मजबूत इदारा है इनका, और जो जर्नैल हैं वो तो होते ही कादियानी है। क्या याह्या खान ठीक है, लेकिन वो कादियानी नवाज था, उसको तो सिवाय शराब के और औरत के और कोई चीज़ से गर्ज नहीं थी, तो उसके इर्द गिर्द तो सारे कादियानी थे, उन्होंने जो कहा उन्होंने कर दिया। मजहबन अगर वो कादियानी ना भी हो, लेकिन सियासी और जो भी फैसले थे वो कादियानियों के ही मतलब करता था। तो ये अयूब खान कादियानी, ज़ियाउल हक कादियानी, मुशर्रफ कादियानी, और जो नया मार्शल लॉ वाला आएगा वो भी कादियानी होगा। तो जनाब अगर जमात कादियानी जमहूरियत पसंद होती तो एक आमर की हुकूमत का यौम इनकलाब मनाकर जश्न ना करती। ये हर साल 26 अक्टूबर को जो है ना ये जश्न मनाते थे रबुआ में और अपने अपने हर जगह के चरागा, जैसे पाकिस्तान डे के ऊपर वो चरागा होती है, या ये वो गुरबा में खाने, मस्कीनों को खाने खिलाते हैं, ये करते हैं। ये पढ़ लें जनाब, रबुआ में यौम इनकलाब की तकरीब का प्रोग्राम
रबुआ में यौम इनकलाब हस्बे ज़ैल तरीका पर मनाया जा रहा है। तमाम मसाजिद में फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम व सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की जाएंगी। हुकूमत के एक साला कारनामों और इस्लाहात पर जज्बात तशक्कुर और इम्तनान का इजहार किया जाएगा। गुरबा और मस्कीन को खाना खिलाया जाएगा। इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी इसी खुशी के मौके पर कराए जा रहे हैं। बाजारों को सजाया जाएगा। रात के वक्त सारे शहर में चरागा किया जाएगा। यानी एक डिक्टेटर कादियानी की हुकूमत के लिए वो क्या कर रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा, ये देखो। इसके बाद भी जो बैंचोद आके ये कहेंगे कि कादियानी जो है वो जमहूरियत पसंद होते हैं, तो उनको 176 हुक्के का पानी भी कम सजा है। तो यार ये होते हैं सबूत। ये नहीं कह जी ओ मैंने कह दिया तो बस ठीक है। कि जमात कादियानी जो है वो हमेशा डिक्टेटर्स को जो है अपने हक में इस्तेमाल करते आए हैं। अब इसका कोई जवाब दे ना कोई हसन निसार या कोई इश्तियाक अहमद या इस किस्म के जो ऐसे चूतिया बन के आके लोगों को झूठ मूठ सुनाते हैं, या वो और या मकबूल जानजाद अहमद वगैरह। तो बिल्कुल जनाब इसमें कोई शक नहीं है। ये कौम माने ना माने, लेकिन हमें मुझे इस कौम से भी गर्ज नहीं है। मैंने तो अपने दीन और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, कौम को अगर रिजेक्ट भी करती है सच को, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे पास जो दलाइल हैं वो देता जाऊंगा, मानो ना मानो। तो ये देख लिए, ये देखें, मैंने ये अल फजल का 27 अक्टूबर 1959 का जो है वो मैंने लगा दिया। एक भी और भी एक दो भी हैं, लेकिन चलें, सम टाइम फ्यू मेक सेंस। तो आप समझ तो जाए ना, लेकिन नहीं समझोगे तो जाओ दफा हो, मुझे क्या है। तो जो कादियानी जो है हर डिक्टेटर को जो है इन्होंने सपोर्ट किया है, कभी दुश्मन के रूप में आके सामने, लेकिन कभी उसके हमायती। ज़ियाउल हक के दौर में जरूरत थी कि ज़ियाउल हक को दुश्मन के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि वो क्या नाम है उसका, उन्होंने उससे वो काम लेना था, क्योंकि वो था भी कादियानी और वो चाहते थे कि इसकी शोहरत मुसलमान और वो क्या अमीरुल मोमिनीन जैसी बने। तो इसलिए ज़रूरत थी वक्त की कि वो कादियानी जो है उसको अपना दुश्मन के तौर पर जाहिर करें। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो कादियानी था, कादियानियों की मंसूबाबंदी से ही वो उसने भुट्टो की हुकूमत को टॉपल किया, और उसके बाद जनाब वो मुकम्मल तौर पे ज़ियाउल हक ने कादियानियों को जो है पाकिस्तान का करता धरता बना दिया। कि ये उसी से, ठीक है अयूब खान ने भी किया, लेकिन वो फिर जाहिर है भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो इसमें कादियानियों का जो होल्ड था वो बहुत कम हो गया। लेकिन इसकी रिवाइवल ज़ियाउल हक ने की। मैं फिर ये कहता हूँ यार देखो कितने अफसोस की बात है, इन मौलवियों के सामने ज़ियाउल हक ने ये कहा कि किसी इदारे या किसी शख्स को ये हक नहीं पहुँचता कि वो किसी के ईमान का फैसला करे, कि ये मामला अल्लाह और बंदे का के दरमियान है। मुझे अपना मुसलमान होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहते हो, और उसके बाद ये भी कहते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी किसी किस्म का जो है वो नबी नहीं आएगा, तो ये एक सर्टिफिकेट है तेरी। मैं वो मौलवी तो बोले नहीं बोलना था उन्होंने, आज भी नहीं बोल रहे। आज भी वो लिबरल्स वगैरह आकर कहते हैं कि जी वो तो मामला जो है बंदे के और अल्लाह के दरमियान है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट ही तो है कि जब मुसलमान होने के लिए कलमा अदा करते हो तुम, फिर कलमे की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो कोई असूल होते हैं, कोई तरीका होता है कि भाई किसी को मुसलमान कैसे माना जाए।
तो कलमा अदा करके फिर अगर कोई ये कह देता है कि जनाब वो मिर्ज़ा जो था वो आखिर वो एक नबी था, तो उस कलमे का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सनद ख़त्म हो गई, वो सर्टिफिकेट ख़त्म हो गया। सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है कि कहा जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत करने वाला नबी नहीं आ सकता, किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता। सिंपल इज दिस। ये सर्टिफिकेट है मुसलमानों ने कहा। तुम बेंचो जनरल ज़ियाउल कैसे कह सकते हो कि जी किसी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है? ना फिर कलमा अदा करो, फिर कहो कि भाई ये जो है मिर्ज़ा कादियानी जो है वो आखिरी नबी है, ये वो जो मानते थे तुम, जो था तुम्हारा नबी। ये मुनाफिकाना क्या बात हुई? तो ये ऐसे फजूल में बहरहाल बहुत सारे इश्यूज हैं। उस वक्त कोई मौलवी नहीं बोला, काश के कोई उस वक्त उठ के कहता भाई ये देखो तुम ये कैसे बात कह सकते हो। काफर को काफर कहना अल्लाह की सुन्नत है, कायनात का पहला फतवा है। ओके, तो शैतान इनसे भी अच्छा, उसने अल्लाह को ये नहीं कहा कि मुझे मुसलमान होने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मान गया, कहता ठीक है मैं काफिर हूं। तो बात क्या है? बात यह है कि भाई ये बुनियाद को हिला के रख रहे हैं कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कमाल हो गया। तो ये फजूल सी बातें, ये जनरल ज़िया हर तकरीर में यही कहा करता था, किसी मौलवी ने उसको लगाम नहीं दी। बल्कि हकीकत तो यह है कि उसके खिलाफ तहरीक चलनी चाहिए थी कि ये तो कादियानियों के मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। क्योंकि जब ये मरज़ई नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए थे 1974 में, तो मिर्ज़ा नासर रबवा जब गया था तो जो पहले जुम्मे का फतवा क्या कहते हैं, जो पहले जुम्मे की उसने वो देनी थी, तो उसमें उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि किसी को इदारे को या शख्स को हक नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे, क्योंकि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है और हमें अपना मुसलमान होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये मिर्ज़ा नासर ने जो है खुतबा जुम्मा में कहा था और उसके बाद ज़ियाउल हक ने, और आजकल लिबरल कह रहे हैं। बोली अपने मालिकों की बोल रहे हो और बातें कर रहे हो कि जी हम लोग जो हैं दीनी मामलात में नहीं आते, ये नहीं बेंचो। तो मरज़इयों के दीन की तो तुम वो प्रीचिंग कर रहे हो। खैर ये तो बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देखिए जिस अयूब खान के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि वो भी जब क्या नाम है पावर में था ना, तो उसको भी मुसलमान होने का बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया। उसके अखबारों में फ़ोटोएं आती थी, मक्का मदीना गया है या सऊदी बादशाह से मिल रहा है या नमाज पढ़ रहा है। तो ये एक इनका ख़ास अंदाज है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और लोग बनते हैं बेवकूफ़। तो बीच में क्या है, मैंने वो ढूंढ के लगाया कि 1932 में जब ये लेफ्टिनेंट था तो उस वक्त इसकी वो मैंने अल-फज़ल से जो है वो तराशा वो तक लगा दिया इसका नाम, और इसका मुरादाबाद में ये उस वक्त पोस्ट था। ये अपनी बीमारी के लिए क्या कहते हैं उसको, पेचिश, हाँ इसको पेचिश लगी हुई थी कि उसने कहा जी मुझे पेचिश, खूनी पेचिश है, तो खुदा के लिए मेरे लिए कोई दवा करे मिर्ज़ा के मैं ठीक हो जाऊं। फिर और भी दो एक रेफरेंसेस दिए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कि जब वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन, हाँ जब वो मरा है तो नवाब ऑफ कालाबाग ने और अयूब खान ने जो हेड ऑफ स्टेट था पाकिस्तान का, उसने मिर्ज़ा की मौत के ऊपर ताज़ियत में उसकी कब्र पर और उसकी रूह के लिए दवा की है। ज़ाहिर है कि ये भी कुफर है। अगर वो पुदाइशी कादियानी ना होता तो तब भी, यानी ये सबूत सामने रख रहा हूं, लेकिन लोग नहीं मानते, यानी शरीयत के असूल को ही काट रहे हैं। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं। अल-फज़ल का हवाला लगाया है कि जब अयूब खान जो है वो सदर बन रहा है
तो उसको मरज़ई मुबारकबाद दे रहे हैं। जब अयूब खान मतलब वो जर्मनी के टूर पर गया है तो वहाँ वो जो इबादतगाह मरज़इयों ने बनाई हुई है वहाँ जाके उसका इस्तकबाल इफ्तिताह कर रहा है, चीफ गेस्ट है वहाँ, रबुआ में आ रहा है, मरज़इयों से मुलाकात कर रहा है, उसकी फोटोएं लगाई हैं, हवाले लगाए हैं, हर चीज़ की है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम उसको, वो मुसलमान था, उसको तुम कैसे वो कह रहे हो कि वो कादियानी था। मरज़ई खुद कह रहे हैं कि वो रेगुलर क्या पढ़ता था, अल फजल, और मरज़इयों की बड़ी हमायत करता था और मरज़इयों को मुसलमान समझता था, मरज़इयों को पैट्रियोटिक पाकिस्तानी समझता था, मरज़इयों के लिए बेहद एहतराम करता था। लेकिन नहीं जी, वो तो जी बहुत बड़ा मुसलमान था। और मिर्जा क्या, मिर्जा ताहिर, वो बेंचो सारी बातों को छोड़ के कह रहा है जी एटम बम तो बनाया ही भुट्टो ने। तो ये देखिए, ये सबूत दे रहा हूं, लेकिन ये मौलवी नहीं मानते ना जी ना। हर किस्म के सबूत दे रहा हूं, नहीं मान रहे, मैं अब क्या करूं? जनाब वो फातिमा जिना के खिलाफ सारी कैंपेन जो है मरज़इयों ने की, लेकिन नहीं जी, वो अयूब खान तो बहुत अच्छा था, ले जी ये तो पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहा है। अल्लाह जी, अब यहां तक मामला आ गए। अब बंदा क्या करे, कैसे समझाए इनको? ये बड़े बैंचोद हैं जो सच को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या हैसियत होगी। अयूब खान ने बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान में क्या करता था, कादियानियों के लिए कितना उसने सपोर्ट किया, और कादियानी खुद मान रहे हैं। अयूब खान जो है उसने बैत की मिर्जे की रबुआ जाकर, और कादियानी खुद मान रहे हैं, मौलवी नहीं मानते। अब देखिए, मैं ये कादियानियों का जो GHQ पर इतना होल्ड है कि 1951 में जो मतलब वो अब मुस्तकबिल में आइंदा का कमांडर इन चीफ कौन होगा, ये मरज़ई कबल अज़ वक्त बता रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जी हमारी फौज तो मुसलमानों की फौज है। पाकिस्तानी फौज के आइंदा कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अयूब खान होंगे। कराची 8 सितंबर। पाकिस्तानी फौजों के आइंदा कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अयूब खान होंगे। आप जनवरी 1951 में जनरल ग्रेसी से अपने नए मनसब का चार्ज संभाल लेंगे। आप इस वक्त एड जॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज हैं और इससे पहले मशरकी पाकिस्तान के अफसर कमांडिंग रह चुके हैं। गवर्नर जनरल पाकिस्तान ने बज़िद मुसर्रत आप के तकर्री की मंजूरी दे दी। आपकी उम्र इस वक्त 42 साल है। आप सूबा सरहद के रहने वाले हैं। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के फारगुल तहसील हैं। फलां 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 फलां। लो जी, ये 1928 में आपने कमीशन की। यानी मरज़इयों का इतना ज्यादा होल्ड है और कहते हैं कि जी हम तो मजहबी जमात हैं। सारे पैंचो मामलात जो है वो सियासी हो रहे हैं। मजहबी जमात, तो तुम्हें क्या गर्ज लगे कि भाई वो इलेक्शनों में इसकी सपोर्ट करनी है, उसकी करनी है। अयूब खान प्रेसिडेंट बन गया तो उसको दावत देनी है और उसको मुबारकबाद देनी है। तुम्हें क्या जरूरत है? जाओ तबलीग करो, अपने काम करो। पैंचो तो क्यों झूठ बोलते हो सब दुनिया के सामने? सारे फौजी जर्नैल तुम्हारे या तो मतलब हर चीज। तो भाई ये बहुत सारे सबूत लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। फिर कहते हैं जी वीडियो लंबी हो गई, बातें तो ज्यादा है। 75 साल की तारीख है, बल्कि उससे पहले की भी। लेकिन आज भी हमें ये देखना चाहिए कि जनाब जो इदारा पाकिस्तान का फौज है वो सबसे मजबूत इदारा है और उसमें कादियानियों का होल्ड है।
ये आप क्यों इस सच को जो है नहीं मानते? फिर या दावा इस्लाम ना करो, दावा नमूस रसालत ना करो। तो ये मुनाफकत है कि आपके सामने एक चीजें हो रही हैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन मर्ज़ियत के कंट्रोल में जाता जा रहा है और आप इसके ऊपर बात ही नहीं करते। आपको सिर्फ ये परवाह है कि साद रजवी वो बैंचोद रिहा हो जाए, या मुल्क वो क्या वो लंगड़ा जो हरामजादा था उसकी शान में आपने वो 2-3 तकरीरें करनी है, या इलामा इकबाल कादियानी को आशिक रसूल बनाकर पेश करना है। आशिक रसूल के अलावा दाता साहब का नौकर भी शामिल बना के पेश कर देना, उस पर कोई नहीं बोलेंगे ये माचो। फिर लोगों के पास जाएंगे, जी वो दाता साहब का मिजार वो जो उर्स आ रहा है, पैसे निकालो। उधर तो देते नहीं है, खुद ही अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये ऐसे माचोद मौलवियों को तो जो है ना वो कुचला जैसे कुत्तों को देके मारना, इनको भी मारना चाहिए। ये गद्दार है, नबी के बहन चौथ कुत्ते हैं ये। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी हस्ती है और उसके नाम के ऊपर यार ये देखो ये क्या नमूस रसालत का नाम लेके जो है वो पैसे बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं। फिर कहते हैं तो सारी चीज़ें वाज़ेह रख दी हैं, आप सुने इसको। उनके मैं वीडियोस भी लगा रहा हूं और कि वो कितनी तारीफ कर रहे हैं कादियानियों की। यार कुफर नहीं है कि वो अयूब खान कह रहा है कि मिर्जा मर गया, अल्लाह उसकी कब्र पे या उसकी रूह पे जो है वो सुकूनियत दे। देखो यार, कोई मौलवी नहीं बोले उस जमाने का, किसी ने उसको नहीं कहा है तू अगर मुसलमान है तो हरामजादे तौबा कर, तुमने मरज़ई की के लिए जो सुकूनियत उसकी कब्र के लिए कर दिया या उसकी रूह के लिए। तो लेकिन बात अब करेंगे नहीं, फलाने मौलवी साहब से बड़ा कोई भाई नहीं, वो तो डट गया था, उसने तो मरज़इयों को नकेल डाल दी थी, उसने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ने मरज़इयों को नकेल भी एक ऐसे आदमी के लिए जिसके जो मौलवी भी नहीं था। ये अल्लाह के काम है, छोड़ो तुम। और आज उसको वो क्या जनरल शुएब कादियानी हो या मकबूल जान कादियानी, ये सारे कादियानी मिल मिला के एक ही बोली कि जी भुट्टो खराब था। उसका मैंने अच्छा जवाब दिया, और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन फिर चीज़ें लंबी हो जाती हैं। वो यार जो आप सोच लें, जो बंदा आके ये भुट्टो के पीछे पड़ जाए, मैं भुट्टो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ असूल की। असूल ये है कि जनाब ये कादियानियों ने कैंपेन शुरू की थी कि हर बुरे काम का इल्ज़ाम भुट्टो पे लगा दो। अभी रिसेंटली आपकी आंखों के सामने की बात है, कदीर ने तो इतना ज़्यादा कादियानियों के खिलाफ इतने काम नहीं किए जितने भुट्टो ने किए। सिर्फ उसने बेचारे ने कह दिया था कि शुक्र है कि भोपाल में कोई कादियानी नहीं, अगरचे उनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, नवाब और भोपाल जो है वो कादियानी था। खैर बहरहाल उनको नहीं बेचारों को पता था। लेकिन बात क्या है कि देख लें, 1 और साल लगेगा, मैं आपको शर्त से कहता हूं, उसकी कब्र तक लोग भूल जाएंगे क्योंकि वो कादियानी मुखालिफ था। बयान तो उसने दिया कादियानियों के खिलाफ। अब जो भी कादियानी है वो आपके हीरो हैं। जनरल ज़िया हो गया, वो आपका हीरो है। इमरान खान कादियानी, वो आपका हीरो है। जनरल बाजवा कादियानी, वो आपका हीरो है। अजीज़ भट्टी कादियानी, वो आपका हीरो है। तो शर्म करो बहनचोदो, तुम किस चक्कर में लगे हुए हो? जस्ट कौम को गुमराह कर रहे हो। सच बोलो। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अगर अपने मुल्क को, अपने दीन की खिदमत करनी है तो पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में कादियानियों का असर खत्म किया जाए। नहीं करोगे पाकिस्तान भी तबाह है, बर्बाद है पाकिस्तान भी। इस्लाम की तो खैर अल्लाह हिफाजत करने वाला है, लेकिन जिस पाकिस्तान के ऊपर तुम कह रहे हो ना हमारे पास एटम बम है, एटम बम भी पहनचो तो कादियानियों के कब्जे में है, बगैर तो कुत्तों। इसलिए जरूरत है कि आओ मेरे विजन का साथ दो, हम पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को ये ड्रामेबाजियां छोड़ दो कि जी उसको कत्ल कर दिया, उसको आग लगा दी, ये भी सारे कादियानी प्लान है। तो जनाब असल काम यह है कि लोगों को पहले एजुकेट करो कि पाकिस्तान एक कादियानी तसल्लुत रियासत है।
वजीर आजम से लेके थानेदार तक पाकिस्तान का वो अक्सर कादियानी होता है। और जब तक तुम इस सच्चाई से लोगों को नहीं रोशनास करवा सकते माँ चौधो, तब तक तुम इस मुल्क में कोई ना नामूस रसालत की हिफाजत कर सकते हो, ना खत्म नबूवत की कर सकते हो। तुम गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। जो आगा वसीम बातें कर रहा है वही दुरुस्त हैं, वही सच्चाई है। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल ये इस कौम में ये शौर पैदा होगा, वो समझेंगे कि हाँ जो आगा वसीम कह रहा था वही दुरुस्त है। और ये जो मौलवी कह रहे हैं ये सब के सब माचोद कादियानी पेड़ है। कोई दूर की भी निस्बत नहीं। अब मैं इस मुख्तसर जिक्र के बाद एटॉमिक एनर्जी और इसका पस मंजर आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सेरा भुट्टो साहब के सर पे बांधा जा रहा है ये सरासर झूठ है। इसका सेरा अगर किसी पाकिस्तानी सियासतदान के सर बनना चाहिए तो वो अयूब खान है। जनरल अयूब खान से ही एटॉमिक एनर्जी के कमीशन का आगाज हुआ है। और अजीब बात है कि गौहर अयूब साहब खुद अपने बाप की खिदमत का एतराफ करते हुए डरते हैं, क्योंकि 1965 की जंग में जो हालात रूनुमा हुए उसके नतीजे में जनरल अयूब खान ने यह फैसला पहला किया था कि हमें लाजमन एटमी तवानाई की तरफ तवज्जो करनी होगी, वरना हम हिंदुस्तान जैसे मध्य मुकाबल के सामने मात खा जाएंगे और फिर कोई बईद नहीं कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क पर काबिज हो जाए। इसलिए एक ही इलाज है कि एटमी तवानाई को फरोग दिया जाए। अयूब खान की नजर इंतखाब जिस साइंसदान पर पड़ी, जिस पर आपको कामिल एतमाद था, वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। महमूद साहब से ये कहा था एक मौके पे जी, जो मैं कोट करना चाहता हूँ, जो 65 की जंग का एक अजीम शान वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि महमूद साहब से जो रोजनामा हुर्रियत है उसके एडिटर ने इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अयूब खान ने मुझे कहा कि अगर कोई शख्स चीख कर 100 दफा भी मुझे कहे कि अहमदी गद्दार है, मुल्क के वफादार नहीं है, मैं एक सेकंड के लिए भी उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। और अयूब खान ने ये उस आदमी थे, वो कहने लगे कि मैं आ रहा था शहर से अपने इधर अपने घर की तरफ, तो रास्ते में जब मैं मजांग में पहुंचा हूं तो मजांग की मस्जिद से मौलवी साहब जुमा खुतबा जुमा दे रहे थे और उनके हाथ में एक किताब थी और वो कहने लगे, कदीर साहब सुने जरा, वो कहने लगे कि ये मेरे हाथ में कुरान है, मैं आपको बताता हूँ कि सदर अयूब ने मिर्ज़ा महमूद की बैत कर ली है, मैं खुद देख के आया हूँ, मैं सरगोदे जा रहा था, जब रबुआ आया है तो रबुए के सामने, आपका टाइम लंबा हो जाएगा बहरहाल, तो रबुआ के सामने एक मस्जिद है, वहाँ एक ग्राउंड है, वहाँ लोग जो हैं वो खड़े थे। मैंने कहा ये क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा आपको नहीं पता, अयूब आए हुए हैं और उन्हें बात की करनी है आज मिर्ज़ा महमूद की, ये मेरे हाथ में कुरान है। वो कहते हैं कि मेरा वो वाकफ था ड्यूटी से, यानी बिल्कुल साफ, ये यानी उनमें खूबियाँ थी, बहुत खूबियाँ थी। तो मेरे साहब आपने भी जिक्र किया कि हज़रत मुस्लिम मौद के हवाले से, हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक लंबा सिलसिला खुतबात के जरिए रहनुमाई करते थे पाकिस्तान के जो सरकर्दा लोग थे कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस तरह करना चाहिए। तो कभी जनरल साहब ने जिक्र किया हुजूर के हवाले से कि ये सही रहनुमाई हो रही है? कई जगह पे, बल्कि उन्होंने लिख के, मैंने वो जैसे आपको अर्ज किया है कि उसके ऊपर उनके नोट्स होते, इत्तेफाक हुआ इतनी तब्दीलियां और आना जाना रहा कि मुझसे वो फाइल गुम हो गई जी, जिसके ऊपर उनके अपने हाथ से लिखा हुआ था। तो कभी उनसे मुतासर होकर उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी अपनाई हुकूमत के वक्त में? या हुकूमत यानी वो तो
हमेशा ये कहा करते थे कि हिकमत अमली तो वो तो यानी उस लिहाज से तो हुकूमत के फैसलों के पाबंद थे। जी जी। हुकूमत को मशवरा ही दे सकते थे। जी जी। वो अगर उन्होंने कबूल किया या ना किया या उनकी अपनी होती थी पॉलिटिकल अगराज, लेकिन उनका उमूमन जो फैसला होता था वो हमारे साथ मुंतबिक होता था। ठीक। यानी वो ये मानते थे कि इस वक्त जो सही लीडरशिप है और जो सही है वो ये जमात अहमदिया के इमाम ही कर सकते। यानी बड़ी इज्जत थी, बहुत इज्जत। तो जब ये सदर बने हैं, इन्होंने हुकूमत संभाल लिया, तो फिर कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे या उसके बाद फिर? उसमें तो मेरी जब ये सदर बने हैं ना, जी जी, तो जानबूझ के मैं इनके पास कभी नहीं गया, बल्कि उनकी तरफ से बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उनका ये था कि तुम कभी आए नहीं जी। तो मेरा ये कहना था उनसे कि उनकी अपनी होती थी पॉलिटिकल अगराज जी, लेकिन उनका उमूमन जो फैसला होता था वो हमारे साथ मुंतबिक होता था। ठीक। यानी वो ये मानते थे कि इस वक्त जो सही लीडरशिप है और जो सही है वो ये जमात अहमदिया के इमाम ही कर सकते। यानी बड़ी इज्जत थी, बहुत इज्जत। तो जब ये सदर, आपने जनरल अयूब साहब के बारे में बताया, वो तो बहरहाल एक बहुत ही अच्छे रहनुमा थे, अच्छी शख्सियत थी उनकी। आपकी बातों से हमें और उसकी तस्दीक हुई और पता चला कितने अच्छे इंसान थे। इन्हीं बातों के तस्करे में आपने ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब का भी जिक्र किया कि उनके लगता था आपकी बातों से कि पुराने ताल्लुकात आपके रहे हैं। तो इस पस मंजर के हवाले से आप कुछ बताएं। अच्छा, अब भी कुछ खंडर हैं उसके, रेस्ट हाउस में हमारा मेस होता था और साथ तंबू में हम रहते थे। तो तंबू के बाहर बैठा था तो अर्दली भागा आया, जो बाहर सेंट्री खड़ा होता है, उसने साफ 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 क्या कमांडेंट साहब बाहर है, कमांडेंट चीज। ओ मैं क्या कमांडेंट चीज ने थे आगे के कारण, कह नहीं नहीं जी वो थोड़ा ना ले के मकबूल ने बुलाओ। गया तो देखा तो वो गाड़ी में बैठे थे, वो खुद और उनकी बीवी बैठी थी। तो अब कहने के भाई मुझे अस्पताल से आ रहे थे, मरी में अस्पताल में गले का इनका कुछ हुआ था, कमजोर चेहरे पे जजरदी हुआ। कहने मैंने जब कहा कि उतरे बैठे, कहने मैं जरूर तो था लेकिन ये मैं अभी अस्पताल से आ रहा हूँ, ये साथ बेगम बैठी है। तो मैंने कहा मुझे पता लगा था। अब एक मेजर का वो पता करना, यानी कहीं से पूछे ही होगा ना को कहाँ, बिल्कुल, कि वो मैंने कहा अब तो मैं मिलता जाऊँ। अब जब इस किस्म का कमांडर आपका हो तो आपकी बात पे बहुत चीजें होती थी। तो ये उनका ये, और हमेशा जो था वो हजूर कहते थे या हज साहब कहते थे। तो ये जो थी ना बहुत बड़ी चीज, और इज्जत से हमेशा नाम लेते थे। और दिस इज थिंग वी रिक्वायर फॉर पाकिस्तान, यानी हजूर के तो खुतबात पे बहुत चीजें होती थी। तो ये उनका ये, और हमेशा जो था वो हजूर कहते थे या हज साहब कहते थे। तो ये दिस इज थिंग वी रिक्वायर फॉर पाकिस्तान, यानी हजूर के तो खुतबात पे बहुत चीजें होती थी। तो ये उनका ये, और हमेशा जो था वो हजूर कहते थे या हज साहब कहते थे। तो ये जो थी ना बहुत बड़ी चीज, और इज्जत से हमेशा नाम लेते थे कि ये मुझ में कमियां हैं। तो भाई साहब, हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जनरल साहब के बारे में ये है कि वो बहुत मोहब्बत और अकीदत का, वो मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ था तो एक मैंने मामूल बनाया था कि रोज का फजल अखबार मैं फाइल में जिस तरह ऑफिशियल डाक होती है वो रख के भेजता था जनरल साहब को। जनरल साहब जी, और उसमें उनके फिर रिमार्क्स आते थे उस पर। बाज़ मैं बाज़ चीज़ों को अंडरलाइन भी कर देता था कि आप खास तौर पे देख। तो उस पर कहते थे कि कई किस्म के रिमार्क होते कि यू आर लकी टू हैव सच ए लीडरशिप, दिस इज थिंग वी रिक्वायर फॉर पाकिस्तान, यानी हजूर के तो खुतबात पे बहुत चीज़ें होती थी। तो ये उनका ये, और हमेशा जो था वो हजूर कहते थे या हज साहब कहते थे। तो ये जो थी ना बहुत बड़ी चीज, और इज्जत से हमेशा नाम लेते थे। और उनको जब वो ये